हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से आपके अपने परिवार माइंड बूस्टर स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि आज का जो वीडियो है वो हमारा रहेगा हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के जीके मॉक टेस्ट के ऊपर। इससे पहले भी एक वीडियो मैंने अपलोड किया था, आप सबका बहुत ही ज़्यादा प्यार मिला उसमें और इसीलिए आपकी डिमांड के ऊपर ही ये वीडियो बनाया गया है। एक बात वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है इसमें भले ही क्वेश्चन 20 रहेंगे, पर मैं आपको दावा करता हूँ कि इन 20 क्वेश्चन के अंत तक आप 70 से 80 क्वेश्चन कवर कर पाएंगे। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम आप आज की वीडियो की ओर बढ़ते हैं। और आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, ग्लेशियर वासुकी झील हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर स्थित है। स्टूडेंट्स, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। सो अपना स्कोर नोट करते करते चलना। पहला ऑप्शन है धर्मशाला, बी है जोगिंद्रनगर, सी है कुल्लू और डी है शिमला। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कुल्लू। थोड़ा सा हम इस झील के बारे में देख लेते हैं कि ये वासुकी झील कहाँ है। जो झील है वो कुल्लू में एक प्लेस है जिसका नाम है सोसन। सोसन जगह पे है और ये हाल ही में न्यूज़ में भी रही है। और ये क्यों न्यूज़ में थी? हाल ही हिमाचल में कुछ लेक्स के सर्वे हो रहे थे, जिन सर्वे में ये देखा जा रहा था कि उनकी डेप्थ चेक की जा रही थी। तो एक मीटर होता है जिसका नाम होता है बैथोमीटर, और बैथोमीटर से हम ये सर्वे कर रहे थे। तो इस झील का भी सर्वे हुआ और ये एक ग्लेशियर लेक है। इसका जब सर्वे किया गया तो इसमें 36 मीटर डेप्थ इसकी पाई गई और इसकी जो सरकमफ्रेंस है, जो परिधि है, वो भी बढ़ रही है। तो 1.6 किलोमीटर इसकी परिधि पाई गई। तो ये क्यों न्यूज़ में रही? न्यूज़ में इसलिए थी, जैसे कि पिछली बार भी फ्लड आए थे तो इस लेक के नीचे एक जो वैली है हमारी वो है मणिकरण वैली। ठीक है, मणिकरण वैली। और जब इस लेक में पानी जो है एकदम, जैसे गर्मी आती हैं तो पानी जो ग्लेशियर्स होते हैं हमारे वो पिघलने लगते हैं और पानी ओवरफ्लड आ जाता है। तो ओवरफ्लड के कारण नीचे क्या है, इसको मणिकर्ण वैली को पिछली बार नुकसान हुआ था। तो आने वाले टाइम के लिए भी एक फ्लड प्रोन एक सिचुएशन बन रही है उसमें। फ्लड प्रोन मतलब फ्लड आने की आशंका बढ़ रही है, इसलिए ये न्यूज़ में थी। ठीक है, सो आपने ध्यान रखना है वासुकी झील कहाँ, सोसन में। और देखो एक क्वेश्चन ये भी हो गया कि जो डेप्थ मापते हैं जैसे हम इन चीज़ों की, तो किससे मापते हैं? हम बैथोमीटर से। ठीक है, सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024-25 का रणजी ट्रॉफी क्रिकेट का खिताब किस टीम के नाम रहा? ये स्पोर्ट्स से क्वेश्चन बनाया है मैंने। झारखंड, सौराष्ट्र, विदर्भ, हिमाचल प्रदेश। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विदर्भ, और इन्होंने केरला की टीम को हराया था। ठीक है, केरला की टीम को हराया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 किन दो देशों के बीच में संपन्न हुआ? भारत बांग्लादेश, भारत और यमन, भारत और मिस्र, भारत और ईरान। इसका राइट आंसर होगा भारत और मिस्र। मिस्र को ही हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इजिप्ट। तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। ये जो अभी अभ्यास हुआ है ये 10 फरवरी से 23 फरवरी के बीच में हुआ है। और कहाँ पे हुआ है? राजस्थान। हमारे राजस्थान में एक प्लेस है वहाँ पे, जहाँ पे अक्सर ये एक्सरसाइज कंडक्ट करवाई जाती हैं। ये इसका नाम है महाजन फील्ड फायरिंग रेंज। थोड़ा सा आपने कोऑपरेट करना है, फील्ड फायरिंग रेंज। और जैसे आपको इसमें कंट्री कैपिटल भी पूछी गई है, तो जैसे इजिप्ट, यहाँ पे इजिप्ट है, मिस्र, तो इसका कैपिटल क्या होगी? इसकी कैपिटल होगी कायरो। क्या होगी? कायरो। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। खरगोश प्रजनन केंद्र कंदवाड़ी जिला हिमाचल के किस जिले में स्थित है? इसमें होना था कि किस ज़िले में स्थित है, हिमाचल के किसी, थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक है। तो इसका राइट आंसर जैसे ऑप्शन ए है बिलासपुर, बी है ऊना, सी है कांगड़ा और डी है शिमला। जब तक मैं राइट आंसर लगाता हूँ उससे पहले थोड़ा टाइम आप अपने लिए भी दे दिए करो। आप इन क्वेश्चंस को एकदम ऐसे मान के चलो कि आप किसी एग्जाम में बैठे हुए हैं और ये क्वेश्चन आपके सामने है वहाँ पे, तो आप कितना अटैम्प्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कांगड़ा। ठीक है, और अब मेरे को एक चीज़ इसमें और याद आ रही है कि जो खरगोश प्रजनन केंद्र हैं वो हिमाचल में सिर्फ 2 हैं। एक है कांगड़ा में। कांगड़ा में कौन सा है अगर आपसे पूछा जाएगा? कंदवाड़ी। और दूसरा कहाँ है? दूसरा है आपका मंडी में, और मंडी में उसका नाम है नगवाई। जो नगवाई से मुझे देख रहा होगा वो कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि हिमाचल प्रदेश में खरगोश प्रजनन केंद्र कहाँ कहाँ हैं, तो ये कंदवाड़ी और नगवाई ऐसे याद रखना आपने। या ये भी हो सकता है कि आपको नाम दे दें नगवाई, तो नगवाई किस डिस्ट्रिक्ट में है? मंडी में। और कंदवाड़ी का नाम देगा तो किस में है? कांगड़ा में। ठीक है, सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग किस वर्ष स्थापित किया गया? देखिए, आप सबको पता है कि कुछ समय पहले 2-3 साल पहले प्रदेश में चल रही भर्तियों की धांधलियों के जो केसेस सामने आए हैं, उनको देखते हुए जो हमारा पहले HPSSC होता था, ठीक है, उसको क्या कर दिया गया था, बैन कर दिया गया था और इसकी जगह अब एक नया आयोग बनाया गया है, हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग। तो ये जो आयोग है ये कब बनाया गया है, ये आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इसका 30 सितंबर 2022, 30 सितंबर 2023 और 30 सितंबर 2021, 21 सितंबर 2023। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 30 सितंबर 2023। और इसके जो फर्स्ट चेयरमैन थे वो कौन थे? राजीव कुमार, अभी भी यही हैं, ठीक है। इसके साथ साथ हम थोड़ा ये जान लेते हैं कि जो हमारा HPPSC है, जो आपका भी पुलिस वालों का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगा, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक सेवा आयोग, ये कब बना था? तो ये बना था आपका 8 अप्रैल 1971 को और इसके जो फर्स्ट चेयरमैन थे वो कौन थे? जनरल KS कटोच। आई होप आपको समझ आ रहा होगा और आप अच्छे से इन फैक्ट्स को नोट कर रहे होंगे। सो पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये जो आपका मॉक टेस्ट है मैंने बिल्कुल वैसे बनाया जैसे आपको आपके जीके का जो सिलेबस दिया गया है कि उसमें कल्चर भी आएगा, उसमें डेज भी आएंगे, उसमें इन्वेंशंस भी आएंगी, उसमें जो आपकी कुछ ऑर्गेनाइजेशन है वो भी आएंगी। मैंने उन सारी चीज़ों को बिल्कुल कवर करके एक मॉक टेस्ट बनाया हुआ है, ठीक है। इससे पहले भी एक मॉक टेस्ट मैं अपलोड कर चुका हूँ, जिसने नहीं देखा है वो कृपया उसको भी जाके देखें, ठीक है। जीके मॉक टेस्ट करके एक प्लेलिस्ट है उस पर, ठीक है। और अभी ये सेकंड चल रहा है, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से पहाड़ी लोक नृत्य पुस्तक के लेखक कौन है? तो O.C. हांडा, डॉक्टर प्रेम सिंह, बाल गोविंद, जयदेव किरण। आपको उसमें बुक्स का एक टॉपिक डाला गया है, वहाँ से मैंने ये क्वेश्चन इसलिए बनाया है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट बुक है जो पहाड़ी लोक नृत्य है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा O.C. हांडा। क्या होगा? O.C. हांडा। और इनमें मेरे को जैसे नीचे जयदेव किरण जी दिख रहे हैं, तो जयदेव किरण की भी एक बुक है, उसका नाम है गीत गोविंद। ये भी बहुत फेमस बुक है, ठीक है। क्या है? गीत गोविंद। आपने नोट कर लेना है इसको, ठीक है। क्यों फेमस है? क्योंकि जो कांगड़ा कलम जिसको हम बोलते हैं, कांगड़ा पेंटिंग या कांगड़ा कलम, ये कांगड़ा कलम इस बुक से इंस्पायर हुई है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो आपने ध्यान में रखना है इसको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो रिवर्स का मैंने तब क्वेश्चन डाला है क्योंकि आपको ज्योग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश उसमें बताया हुआ है, ठीक है। तो रिवर का क्वेश्चन है कि जलाल किसकी सहायक नदी है? ब्यास, चिनाब, रावी, यमुना। देखिए हर एक एग्ज़ाम में रिवर से क्वेश्चन बिल्कुल आपको डेफिनेट देखने को मिलता है, ठीक है। और ये पुलिस का एग्ज़ाम है, इसमें भी आपको किसी न किसी ट्रिब्यूटरी के बारे में या रिवर के ऊपर जो सिटीज़ हैं उनके ऊपर आपको मिल जाएगा, या आपको मेजर ट्रिब्यूटरीज कुछ ऐसी चीज़ें पूछ लेंगे, ठीक है। या कहाँ से निकलती है, कहाँ से बाहर निकलती है, ठीक है। हिमाचल में कहाँ से एंटर कर रही है, फिर हिमाचल से बाहर कहाँ से निकल रही है। या जैसे रावी है तो भाई रावी को बनाने वाले कौन कौन से ग्लेशियर, जैसे बादल और तांतगिरी हैं, ठीक है, तो वो बड़ा भंगाल में है, ठीक है। और जैसे आपकी ब्यास होगी, ब्यास कहाँ से निकलती है? रोहतांग से निकलती है, ठीक है। तो उसकी जो ट्रिब्यूटरी, वैसे मतलब आपको रिवर्स के ऊपर क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यमुना। और थोड़ा सा मैं इसको आपको ब्रीफ करवा देता हूँ कि यमुना जो है हिमाचल में बहुत कम बहती है, ठीक है, 18-20 किलोमीटर बहती है। इसके लिए जैसे ये जो है उधर उत्तराखंड से आ रही है, इसको जो मेन ट्रिब्यूटरी है इसकी वो है टॉन्स। कौन है? टॉन्स। और टॉन्स की दो, रुपीन और स्पिन, वो जो इसकी सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। फिर इसमें आके एक पब्बर भी मिल जाती है यहाँ पे, पब्बर, ठीक है। और एक जो शिमला से आती है असनी और गिरी, ये दोनों आगे जाके मिल जाती हैं, ठीक है। और फिर जाके इसमें बहती है। यहाँ पे एक पॉइंट है सिरमौर के अंदर ही, जहाँ पे ये धारटी रेंज है, धारटी रेंज, धारटी पर्वतमाला, जो कि यहाँ से ये जलाल रिवर आपकी निकलती है, ठीक है। और यहाँ पे एक स्टेशन है ददाहू, यहाँ जाके गिरी में मिलती है, ठीक है। फिर जाके गिरी जो है किस में मिलती है? यमुना में मिलती है। तो आपने ध्यान रखना है, ठीक है। मेजर ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी इसकी? टॉन्स होगी, रुपीन, स्पिन, ये टॉन्स की हैं। फिर पब्बर भी जो है टॉन्स में जाती है। फिर जो अल्टीमेटली जो टॉन्स का किस में मिल जाती है? यमुना में मिल जाती है। और यमुना में ही गिरी, हसनी, ठीक है, और ये जलाल, ठीक है, ये इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। और वैसे मैं आपको बताऊं कि अगर आपने रिवर्स के बारे में जो है इससे अधिक जानना है तो हमारे जो चैनल है उसके ऊपर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है HPG के टॉपिक वाइज,
उसमें किरण मैम बहुत ही अच्छे तरीके से बिल्कुल ब्रीफ में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको और ज़्यादा उसमें जाना है तो आप वहाँ पे रेफ़र कर सकते हो, क्योंकि इस मॉक टेस्ट में टाइम थोड़ा कम रहेगा, नहीं तो मैं आपका कवर करवा देता। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध शक्तिपीठ नैना देवी माता का मंदिर किस राजा ने बनाया था? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे? इसका ऑप्शन ए है राजा आनंदचंद, बी है राजा दीपचंद, सी है राजा वीरचंद और डी है राजा हीराचंद। अब ये जो चारों जो मैंने ऑप्शन लिए हैं ये बिलासपुर के ही राजा रहे हैं, पर इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा राजा वीरचंद। वीरचंद जो है बिलासपुर के राजा रहे हैं 8वीं सदी में, 8वीं से 9वीं सदी में। 30 साल का इनका कार्यकाल था और इनको बिलासपुर की रियासत की स्थापना भी इन्होंने की थी, ठीक है, स्थापना भी इन्होंने की थी। तो मेजर जो चीज़ें हैं वो क्या हुई कि जब ये शक्तिपीठ बना तो एक इसके पीछे एक माइथोलॉजिकल एक कहानी है कि एक वहाँ पे नैन नाम का एक गुजर होता था, ठीक है, और उसकी जो गाय थी वो कुछ किताबों में गाय लिखा हुआ है, कुछ किताबों में इसको बकरी लिखा हुआ है, कि वो जाके उस पॉइंट पे उस पत्थर के ऊपर अपना दूध छोड़ देती थी डेली, ठीक है। फिर एक दिन उसको जो है माता सपने में आई, तो फिर उसने राजा को बताया और राजा ने फिर उस चीज़ को कॉग्निसेंस में लेते हुए उसको वहाँ पे एक टेम्पल का निर्माण करवाया, ठीक है। अलग अलग कहानियाँ हैं इसके पीछे, बहुत सी चीज़ें हैं, तो थोड़ा आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का। तो किसने बनाया था ये टेम्पल? वीरचंद ने, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे इन ऑप्शन के ऊपर भी देख लेते हैं हम, जब हम बिलासपुर की हिस्ट्री के बारे में देख रहे हैं। तो राजा आनंदचंद कौन थे? लास्ट किंग ऑफ बिलासपुर रियासत, ठीक है, कहलूर रियासत। राजा दीपचंद कौन थे? देखो दीपचंद की अगर हम बात करें तो एक तो इन्होंने बिलासपुर टाउन, एक है ना बिलासपुर, बिलासपुर टाउन का निर्माण किसने किया था? राजा दीपचंद ने। और इन्होंने अपनी जो कैपिटल्स है वो सुनहानी से व्यासपुर या फिर ढोलरू शिफ्ट की थी, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। और हमारे लास्ट बचते हैं राजा हीराचंद। राजा हीराचंद को ये बोला जाता है कि इनके टाइम में तो गोल्डन पीरियड ऑफ बिलासपुर रहा हुआ है, गोल्डन पीरियड ऑफ कहलूर। क्या क्या काम करवाया इन्होंने जो मेन काम करवाए थे वो इन्होंने उस टाइम टैंक बनवाए थे, जिसको हम हौज या टोबा भी बोलते थे। और 2 मेन टैंक है जो बार बार पूछे जाते हैं कि जगात खाना का टैंक और सुहार घाट का टैंक, ठीक है। और इसका आई थिंक इसका जो ईयर है वो भी आपसे अगर पूछ लिया जाएगा तो 1874 है, ठीक है। थोड़ा ध्यान में रखना है आपने इस चीज़ को। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एनटीपीसी द्वारा कौन सी परियोजना हस्तगत है? इसका बोलने का मतलब ये है कि इनमें से कौन सी ऐसी परियोजना है जिसको एनटीपीसी चला रहा है, ठीक है। सो बैरासिउल, चमेरा, कोल डैम, पार्वती। मैंने पहले भी बोला कि जो रिवर्स हैं या तो रिवर्स के ऊपर कोई टाउन है वो, रिवर्स के ऊपर कोई डैम होगा वो, रिवर्स से संबंधित कोई भी चीज़ होगी वहाँ से आपको क्वेश्चन आएगा। तो ये क्वेश्चन भी कुल मिला के रिवर से ही कनेक्टिव करता है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कोल डैम। अब कोल डैम कहाँ है? कोल डैम है कसोल में। और एक सोल पता है कौन सी है? कुल्लू वाली नहीं है, ये सोल है बिलासपुर और सोलन के बॉर्डर जैसे भी लगती है, बिलासपुर की है, ठीक है। और ये जो प्रोजेक्ट है ये है 800 मेगावाट का। कितना? 800 मेगावाट का। और इसमें मैं आपको बताऊं कि एनटीपीसी के पास सिर्फ 3 प्रोजेक्ट हैं फिलहाल। एनटीपीसी के पास एक है मियार प्रोजेक्ट, मियार का है लाहौल स्पीति में, मियार वैली में, ठीक है। और एक है सेली प्रोजेक्ट, ये भी कहाँ है? लाहौल स्पीति में, ठीक है। ये जो मियार प्रोजेक्ट है ये 120 मेगावाट का है। और ये जो सेली है ये लाहौल में, ये है 520 मेगावाट का, ठीक है। और अगर इन दोनों की बात करें बैरासिउल और चमेरा की, तो जो बैरासिउल और चमेरा हैं ये दोनों एनएचपीसी के पास हैं। देखो इनमें फ़र्क है, ये है एनटीपीसी मतलब होता है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, और ये एनएचपीसी नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन, तो 2 अलग अलग एजेंसीज हैं, ठीक है। तो ये जो बैरासिउल है और ये चमेरा है ये किसके पास है? एनएचपीसी के पास। और एक ये जो पार्वती डैम है ये भी इसके पास ही है, एनएचपीसी के पास, ठीक है। सो आई होप आप समझ चुके होंगे, जैसे मैंने बताया आपको कि एनटीपीसी के पास कौन कौन से हैं, मियार, सेली, कसोल में कोल डैम, ठीक है। इनकी मैंने आपको कैपेसिटी भी बता दी, ठीक है। और ये आपने ध्यान रखना है, कई बार ये पूछ लेते हैं कि पार्वती डैम को चलाने वाली एजेंसी कौन सी है? एनएचपीसी। बैरासिउल और चमेरा कौन? एनएचपीसी, ठीक है। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिमाचल प्रदेश में फुलेच उत्सव किस जिले से संबंधित है? थोड़ी देर आप सोचिए। कुल्लू, मंडी, किन्नौर, सिरमौर। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा किन्नौर। क्या होगा? किन्नौर। ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया है? ये क्वेश्चन करंट में था,
करंट में क्यों था? क्योंकि हाल ही में जो है होली मनाई गई, कहाँ पे? किन्नौर में। और किन्नौर में कहाँ? किन्नौर के सांगला वैली में। सांगला वैली का दूसरा नाम क्या है? सांगला वैली का दूसरा नाम है बसपा वैली। देखो ऐसे भी आपसे वैली से भी क्वेश्चन आ सकता है, बसपा वैली, ठीक है। और एक और नाम है इसका, तुकपा वैली, तुकपा वैली, ठीक है। तो देखो कितना, एक क्वेश्चन के अंदर हम कितनी चीज़ें कवर करेंगे। तो ये जो होली है, ये माना जाता है कि ये 800 साल पुरानी होली है, ठीक है। और इसमें इस होली को अटेंड करने के लिए बाहर बाहर से लोग, जैसे नेशन, अपने नेशन में तो आते हैं, पर बाहर के नेशन मतलब फॉरेन से भी लोग आते हैं इसको अटेंड करने के लिए। कुछ कारणों के चलते ये होली बंद हो गई थी, चाहे वो मुगलों की वजह से हुई थी, चाहे वो ब्रिटिशर्स की वजह से हुई थी, ठीक है। बाद में 1924 में ये होली फिर से स्टार्ट की गई, और ये माना जाता है कि ये होली जो है वर्ल्ड फेमस होली है, ठीक है। ये स्टेटमेंट अभी जो हमारे बागवान मंत्री हैं उन्होंने दी थी, ठीक है। सो अब ये जो फुलेज फेस्टिवल है, ये जो फेस्टिवल क्यों इम्पोर्टेंट है? ये मनाया जाता है इस सांगला वैली में, और ये है एक फूलों का त्यौहार, फूलों का त्यौहार, ठीक है। और इसमें एक फूल है जिसका नाम है उख्यांग, 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 ठीक है। इस फूल को देखने के लिए लोग वहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो मेन जो ये चीज़ है, उख्यांग फूलों का त्यौहार मनाया जाता है, फुलेज फेस्टिवल कहाँ में मनाया जाता है? किन्नौर में। और किस वैली में मनाया जाता है? सांगला में। सांगला में और क्या फेमस है? होली वहाँ की फेमस है, ठीक है, जो कि माना जाता है 800 वर्ष पुरानी है, ठीक है। और ये जो वैली है, थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ इसके बारे में, ये आपकी कड़छम से शुरू होती है, कड़छम से और छितकुल तक। ये भी पूछ लिया जाता है कई बार, ठीक है, कि इस वैली की जो एक्सटेंशन है वो कहाँ से कहाँ तक की है। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई होप आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। और आपने बिल्कुल ऐसे ही सोचना है, आपको यही लेवल वहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। हाल ही में समापन हुई 38th राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता की मेजबानी करने वाले राज्य की पहचान कीजिए। हिमाचल प्रदेश, मेघालय, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश। पहले ये बता देता हूँ कि क्वेश्चन मैंने क्यों लिया है। क्वेश्चन इसलिए लिया है क्योंकि हाल ही में इस प्रतियोगिता में हिमाचल ने भी पार्टिसिपेट किया है, और हिमाचल को इसमें टोटल जो है 15 पदक मिले थे, जिसमें गोल्ड जो है 4 हैं, और सिल्वर जो है 3 हैं, और ब्रॉन्ज जो है 8 हैं, ठीक है। तो ये जो आपका टूर्नामेंट हुआ है वो उत्तराखंड में हुआ है, और इसका नेक्स्ट जो टूर्नामेंट जो मतलब 39th होना है, 39th वर्जन होगा नेशनल गेम्स का, वो उसकी मेज़बानी कौन करेंगे? मेघालय, मेघालय इन 2026। तो ये एक क्वेश्चन आपको ये भी आ सकता है कि जो 39th राष्ट्रीय प्रतियोगिता होगी वो कहाँ पे होगी? वो होगी 39th होगी मेघालय में, और 38th किसने करवाई? इसने, उत्तराखंड ने, ठीक है। आपको दोनों में ध्यान रखना है। आपसे ये पूछ लिया जा सकता है कि हिमाचल को कुल कितने पदक मिले, या ये भी पूछ लिया जा सकता है कि हिमाचल को कितने गोल्ड मिले, क्योंकि ये नेशनल गेम है ना, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। सो आपने ध्यान रखना है इसको। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार निम्न में से कौन से देश के संविधान से लिए गए हैं? मतलब इसको ये बोलते हैं हम कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग पार्ट्स हैं, तो एक पार्ट वहाँ पे क्या है? एक है फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो उनको बोलते हैं हम मौलिक अधिकार। तो वो जो टेक्निक है वो हमने कहाँ से कॉपी की है, किस देश को देख के हमने फंडामेंटल राइट्स अपने देश के कॉन्स्टिट्यूशन में डाले हुए? तो ऑप्शन ए है जर्मनी, बी है यूएसए, सी है इंग्लैंड, डी है आयरलैंड। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? यूएसए। अब यूएसए में एक बिल ऑफ राइट्स है, एक उनके कॉन्स्टिट्यूशन में बिल ऑफ राइट्स, वहाँ से हमने ये चीज़ें उठाई हुई है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ा सा आपको रेफरेंस दे देता हूँ इसके बारे में, वीडियो लंबा हो जाएगा, नहीं तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि आर्टिकल 12 के बाद 35 तक जो आर्टिकल्स हैं वो फंडामेंटल राइट्स के हैं। पहले हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट्स होते थे, ठीक है। बाद में जो राइट टू प्रॉपर्टी था, राइट टू प्रॉपर्टी मतलब संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी। थोड़ा मैं इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों वालों को बैलेंस करके चल रहा हूँ, मैं बोल हिंदी में रहा हूँ, लिख थोड़ा इंग्लिश में भी रहा हूँ, ठीक है। तो आपने ऐसे नहीं उसमें सोचना है, ठीक है। सो जो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी है वो हमारा बाद में अमेंड कर दिया गया था, और उसको फंडामेंटल राइट से निकाल के एक लीगल राइट बना दिया गया था, ठीक है। और थोड़ा सा और बता देता हूँ मैं कि जैसे हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पे जर्मनी, तो जर्मनी से हमने क्या लिया था? देखो इसी क्वेश्चन में हमने 4 क्वेश्चन कवर करने हैं। अगर आपको संविधान से या कॉन्स्टिट्यूशन से ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा कि
जो फलानी चीज़ हमने किस देश से ली हुई है, तो वो मैं थोड़ा सा आपको यहीं पे करवा दूंगा उसको, ठीक है। तो पहली जो ये जर्मनी है, जर्मनी में ये बोला है कि अगर मान लो जैसे इमरजेंसी लग जाती है हमारे कंट्री में, इमरजेंसी, ठीक है, इमरजेंसी में भी एक फंडामेंटल राइट ऐसा होना चाहिए व्यक्ति का जो कि सस्पेंड ना हो, जिसको बंद ना हो या जिसको ख़त्म ना किया जा सके। तो ऐसा हमारा आर्टिकल 17 है, ठीक है, जो फंडामेंटल राइट्स इमरजेंसी के टाइम भी हमारे क्या होते हैं, हर्ट नहीं होते हैं या जिनको हमसे छीना नहीं जा सकता है। तो ये एक टेक्निक हमने कहाँ से ली है, जर्मनी से। यूएसए का मैंने बता दिया, ऑल फंडामेंटल राइट्स। इंग्लैंड की बात करेगा अगर, इंग्लैंड या ब्रिटिश, यहाँ पे बोले हम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, तो उससे तो बहुत सी चीज़ें ली हुई है हमने। वैसे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका 35% जो हिस्सा है वो यहीं से बना हुआ है। पर इसमें मेन चीज़ ये है कि जो हमारे पार्लियामेंट्री फॉर्म है, जिसको हम संसदीय प्रणाली बोलते हैं, संसदीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली क्या है, मतलब जैसे हमारे पास ऊपर क्या है, राष्ट्रपति है, ठीक है, राष्ट्रपति, फिर 2 हाउस हैं हमारे पास, एक लोकसभा एक राज्यसभा। फिर राज्यसभा कैसे काम करती है, लोकसभा कैसे काम करती है, ये जो स्ट्रक्चर है, जैसे पीएम है, तो पीएम क्या होता है, पीएम कोई भी पार्टी है उसका एक हेड होता है, ठीक है, समझ रहे हो आप। प्राइम मिनिस्टर जिसको हम बोलते हैं वो क्या है, एक हेड ऑफ द जो विनिंग पार्टी, रूलिंग पार्टी होती है, उसका हेड होता है वो, ठीक है। तो ये जो हमने सिस्टम अडॉप्ट किया वो ये कहाँ से लिया, वो हमने ब्रिटिश पार्लियामेंट से सीखा हुआ हमने सारी चीज़ें, ठीक है। और लास्ट में बचता है हमारे पास आयरलैंड। आयरलैंड से हमने एक चीज़ कॉपी की हुई है जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, DPSP जिनको हम बोलते हैं, DPSP, ठीक है। ये आर्टिकल 36 से लेके 51 तक आते हैं, ठीक है। और इसको हम हिंदी में बोलते हैं नीति निर्देश तत्व, नीति निर्देशक तत्व। देखो ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं, अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट क्या होता है, जो मौलिक अधिकार है, अगर हर्ट होता है तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो इसके लिए, ठीक है। पर ये जो DPSPs हैं, ये एक क्या है, मतलब एक जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, जितनी भी हमारी पॉलिसीज़ बनती हैं, उनके लिए एक आईना है कि देखो पॉलिसी बनाने से पहले आप इन चीज़ों में जो 36 से 35 के बीच में जो नीति निर्देश दिए हुए, नीतियाँ बनाने के लिए निर्देश दिए हुए, उनका पालन करें आप, ठीक है। थोड़ा यहाँ पे टाइम थोड़ा शॉर्ट है, नहीं तो मैं तो आपको पूरा कॉन्स्टिट्यूशन करवाया था इसमें ही, बट ये टाइम की स्केर्सिटी है, ठीक है। सेपरेट वीडियो लाऊंगा मैं आपके लिए एक पॉलिटी का, जिसमें आपको एक थोड़ा क्रक्स जैसा उसमें बता दूंगा मैं, अगर कोई आपको क्वेश्चन आएगा इसमें HP पुलिस में, ठीक है। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दी फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह को पद्म श्री पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? ऑप्शन ए 1959, ऑप्शन बी 1958, सी 56, डी 57। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका 59। थोड़ा सा मिल्खा सिंह के बारे में जान लेते हैं। आप सभी वैसे तो आपने मूवी भी देखी होगी उनकी, बहुत अच्छी मूवी है, पर थोड़ा सा मैं रियल लाइफ के बारे में आपको ले चलता हूँ। तो जो मिल्खा सिंह थे वो पाकिस्तान में, जो आज पाकिस्तान है, मतलब पहले पंजाब हुआ करता था, ठीक है, आज उसको पंजाब पाकिस्तान बोलते हैं। तो ये वहाँ पे बॉर्न हुए थे और इनकी बॉर्न ईयर था 1929। फिर क्या हुआ कि इन्होंने इंडियन आर्मी ज्वाइन की। इंडियन आर्मी में इन्होंने 15-16 साल सर्विस की 1950 के बाद 64 तक, ठीक है। और उस टाइम इन्होंने 3 ओलंपिक्स खेलना बहुत बड़ी बात होती है। 3 ओलंपिक्स खेले इन्होंने, एक 1956 में जो कि कहाँ हुआ था आपका, ये समर ओलंपिक्स थे सारे, ये हुआ था आपका मेलबर्न में, ठीक है। और फिर 1960 का वो कहाँ हुआ था आपका, रोम में। 1964 का फिर वो हुआ था आपका टोक्यो में। टोक्यो किसकी कैपिटल है, जापान की। रोम किसकी है, इटली की। और ये मेलबर्न का आप मुझे बताएंगे, ठीक है, मेलबर्न सिटी कहाँ है। सो ये जो 3 ओलंपिक्स उन्होंने खेले थे, ठीक है, इनमें आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस में उनकी परफॉर्मेंस रही थी। उनको पद्मश्री दिया गया था 1959 में, ठीक है, 1959 में। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि पद्मश्री जो ये पुरस्कार है वो क्यों इतना वैल्यूएबल है। जो भारत हमारा देश है, इसमें सबसे जो सर्वोच्च पुरस्कार है, सर्वोच्च, थोड़ा देखो ये भी आपकी नॉलेज का क्वेश्चन है, सर्वोच्च पुरस्कार आपसे पूछ सकते हैं इसको भी, ठीक है। तो वो है भारत रत्न। किसमें, सिविल उसमें बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे आता है आपका, जैसे दूसरे, तीसरे और चौथे, सबसे नीचे आता है आपका पद्मश्री। फिर आता है आपका पद्म भूषण, ठीक है। फिर आता है आपका पद्म विभूषण, और फिर लास्ट आता है आपका नंबर 1 पे भारत रत्न। पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, ठीक है। सो आज के बाद आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा, आई होप। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
एक फुल फॉर्म, जैसे उसमें एब्रीविएशन करके आपका एक टॉपिक था, तो उस हिसाब से मैंने एक रखा हुआ है इसमें, ठीक है। तो इसमें पूछा गया कि ICAR का पूरा नाम क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ एडवेंचर रिसर्च, इंडियन कॉमर्शियल अकाउंट रिसर्च, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ एटॉमिक रिसर्च। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। थोड़ा सा ये एक बॉडी है और आपको उसमें वैसे भी बॉडीज आएंगी, तो इसमें थोड़ा सा जान लेते हैं हम इसके बारे में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। कहाँ है? न्यू दिल्ली। और इसकी एस्टैब्लिशमेंट कब हुई थी? 16 जुलाई 1929 में, ठीक है। और ये काम क्या करती है? इसका काम है रिसर्च। देखो इसका नाम क्या है? एग्रीकल्चर रिसर्च ना। तो ये रिसर्च तो ये करती है, पर किस किस में करती है? एक एग्रीकल्चर में करती है, हॉर्टिकल्चर में करती है, और फिशरीज़ में करती है। तो ध्यान रखना है आपने, ठीक है। एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और फिशरीज़ में, ठीक है। और थोड़ा सा मैं आपको एक चीज़ बताऊँ जो मेन है, कि जो ICAR है इसके इंडिया में टोटल 113 इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। और आपने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ के नाम सुने भी हो गए, हमारे यहाँ पे भी है, हिमाचल में भी। तो टोटल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इंडिया में कितनी है? 74 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़, ठीक है। सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन मैंने इसमें कवर की है। आसियान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? थाईलैंड, मनीला, जकार्ता और वियतनाम। थोड़ा टाइम सोच के आप बताएंगे। सो इसका राइट आंसर होगा जकार्ता। थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बताऊं कि इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। और इसकी जो एस्टैब्लिशमेंट हुई थी वो 8 अगस्त 1967 को हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जकार्ता में। और जकार्ता कहाँ है? जकार्ता है आपका इंडोनेशिया में, ठीक है। ये इंडोनेशिया की कैपिटल भी थी पहले, अभी इन्होंने नई कैपिटल भी बनाई है अपनी, सेंचुआरा। थोड़ा सा हम थाईलैंड के बारे में देख लेते हैं। जो थाईलैंड है इसकी कैपिटल क्या है? बैंकॉक। और मनीला किसकी है? फिलीपाइन की। फिलीपाइन आपकी कंट्री कैपिटल भी मैं साथ साथ में कवर करवाता जाऊँगा। जकार्ता भी पूछ लेंगे अगर, तो अगर जकार्ता का ऑप्शन आएगा, वैसे तो इसकी अपडेट हो गई है, पर इंडोनेशिया की कैपिटल होती थी पहले, ठीक है। और वियतनाम की जो कैपिटल है वो हनोई। देखो एक क्वेश्चन है, उन्होंने क्या क्या चीज़ें देखी, इसकी फुल फॉर्म अगर आपसे पूछ लेंगे, इसमें ये पूछ लेंगे कि कब एस्टैब्लिश हुआ, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इन 4 देशों की कैपिटल्स हमने इसमें देखी। और थोड़ा सा मैं ये बता देता हूँ आपको, यहाँ पे मोस्टली बहुत से स्टूडेंट जो है कन्फ्यूज़ होते हैं कि जो आसियान है, कई बार पूछ लेता है कि इंडिया इनमें से किसका मेंबर नहीं है। आपको दे देगा सार्क और चीज़ दे देगा, फिर उसमें आसियान डाल देता है। इंडिया एक्चुअल में इसका मेंबर नहीं है। इसकी मेंबर कौन कौन है? इसका मेंबर है कंबोडिया, ब्रूनी, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट्स का मेरे को ये कमेंट आता है कि सर PDF प्रोवाइड करवा दो। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ कि चलो PDF तो एक छोटी सी बात है, मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। और इस प्रकार की हौच पौच वाला PDF से आप करेंगे भी क्या? पर चलो ठीक है, मैं इसको टेलीग्राम में डाल दूंगा, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है। बट मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आप अपनी सक्सेस के लिए 20 क्वेश्चन भी जो है हाथ से नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, उनकी जो थोड़ी सी नॉलेज है उनसे रिलेटेड, उसको अगर आप हैंड रिटन नहीं कर सकते हो, तो फिर आप क्या कौन सा शॉर्टकट लगा के जो है निकलना चाहते हो? कंपटीशन बहुत है, अगर आपको निकलना है तो आपको अपने थोड़ी मेहनत करने की ज़रूर है, ठीक है। जितना आप अपने हाथ से लिखेंगे उतनी चीज़ें याद होंगी, ठीक है। लिखने को तो मैं भी कर सकता था ऐसे, मैंने यहाँ पे ही डिस्क्रिप्शन सारी लिख देनी थी, उसको टिक टिक करना था कि ये है, ये इसमें टिक टिक करना था और आगे बढ़ जाना था। मैं भी तो आपके सामने लिख रहा हूँ ना, इतना टाइम आपका लगेगा इसमें लिखने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन अमेरिकन इन खादी। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि किसकी जीवनी है? महात्मा गांधी, लॉर्ड माउंटबेटन, सत्यानंद स्टोक्स, नोरा रिचर्ड। आई थिंक आप सभी ने इनके नाम सुने होंगे, बट जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा सत्यानंद स्टोक्स। देखो ये एक्चुअल में एक अमेरिकन थे, ठीक है। और इनका जो एक्चुअल नाम है वो है सैमुअल इवांस स्टोक्स, ठीक है। अब कुछ बच्चों को तो ध्यान आ गया होगा कि ये कौन थे, कुछ को नहीं आया होगा, उनको मैं बताऊं कि फॉर द फर्स्ट टाइम शिमला में
जो एप्पल कल्टीवेशन हुई थी कोटगढ़ में, एप्पल कल्टीवेशन कोटगढ़ में, वो किसने करवाई थी? वो करवाई थी इन्होंने, सैमुअल इवांस स्टोक्स ने, ठीक है। और ये जो है तब 22 वर्ष के थे, ठीक है, जब 1911 में ये इंडिया में आ गए थे। और ये सबसे पहले सुवाटू में आए थे। सुवाटू में एक लेपर कॉलोनी है, लेपर कॉलोनी, मैंने किताबों में पढ़ा है, मुझे भी नहीं पता है कि है ये कॉलोनी है एग्जिस्ट करती है कि नहीं, उस टाइम थी मतलब ये कॉलोनी, लेपर, LEPER, ठीक है। और बाद में क्या हुआ, ये थोड़े से स्पिरिचुअल, जो इंडिया, आपको तो पता है कि जो हिमाचल है इसमें स्पिरिचुअलिटी बहुत है, ठीक है। तो हमारे हिमाचल की इस चीज़ को देखते हुए ये थोड़े से उस चीज़ से प्रभावित हुए और ये हिंदुज़म में कन्वर्ट हुए। क्या हुए? हिंदुज़म में कन्वर्ट हो गए, ठीक है, 1932 में। इससे पहले इन्होंने यहाँ की एक लोकल लेडी से शादी कर दी थी, ठीक है। और थोड़ा सा और इनके बारे में अगर आपको बताऊं कि जो इनका बेटा था और उसकी जो वाइफ थी, मतलब जो इनकी बहू थी, वो थी विद्या स्टोक्स। और विद्या स्टोक्स के बारे में आप जानते होंगे, 7 बार जो है MLA रहे हैं वो, ठीक है। तो थोड़ा ये आपको ध्यान में रखना है, ये एक अमेरिकन थे। फिर खादी की बात अगर करें तो यहाँ पे आके इन्होंने महात्मा गांधी जी के साथ भी इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में बहुत सारे काम किए। तो तब इनकी जो एक जीवनी लिखी गई है वो है एन अमेरिकन इन खादी, एक अमेरिका का व्यक्ति जो कि यहाँ पे आके खादी पहनता है और उसके बारे में खादी की बात करता है, ठीक है। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा, थोड़ा सा टाइम की शॉर्टेज है, मैं इसमें आपको ऐसे बता दूंगा, 24 मार्च। और इस वर्ष जो हमारी थीम थी वो थी इन्वेस्ट, कमिट एंड डिलीवर। आई थिंक मेरे को यही ध्यान आ रहा है, ठीक है। और इसमें क्यों मनाया जाता है विश्व टीबी दिवस? ये मनाया जाता है एक्चुअल में अवेयरनेस के लिए, अवेयरनेस, ठीक है, कि लोग, टीबी कैसे होती है? टीबी होती है कि अगर एक हफ्ते से ज़्यादा खांसी किसी की बढ़ जाती है, ठीक है, तो फिर धीरे धीरे वो टीबी में कन्वर्ट हो जाती है। तो उससे पहले कि ये सारी चीज़ें हों, तो अगर व्यक्ति किसी को ऐसे खांसी के लक्षण हैं तो वो आपका अपना टाइमली मतलब जो उपचार करवा ले। इस चीज़ के लिए बार बार हर साल हम क्या करते हैं, अवेयरनेस करते हैं लोगों के बीच में। और यही मतलब फैक्टर है कि जो अवेयरनेस है इससे काफ़ी लोग सेव भी हुए हैं। और इस टीबी मुक्त भारत एक प्रोग्राम भी है, ठीक है। और थोड़े से मैं आपको फैक्ट्स बताऊं कि 2000 के बाद, सन 2000 के बाद 79 मिलियन लाइफ्स सेव हुई हैं इन्हीं प्रोग्राम की वजह से। 79 मिलियन, समझ सकते हैं आप, 7 करोड़ 90 लाख, ठीक है। और सिंपल करके बता देता हूँ, ग्लोबली अगर पूरे विश्व की बात करूँ तो देखो इन प्रोग्राम से इतना फ़र्क पड़ता है, ठीक है। सो थोड़ा सा मैं डे की बात करूँ तो यहाँ पे अगर टीबी होता है ट्यूबरक्लोसिस, याद रखना है आपने, ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, फुल फॉर्म अगर आपसे पूछेगा। थोड़ा सा मैं मार्च की बात करूँ तो ये 24 मार्च इसका राइट आंसर है। और मार्च में और कौन कौन से डे हैं वो हैं, जैसे 3 मार्च को करते हैं हम, कौन सा, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, इम्पोर्टेंट है, पूछ लिया जाएगा आपसे, ठीक है। और 8 मार्च को हमने अभी बनाया, 8 मार्च को बनाया हमने वर्ल्ड इंटरनेशनल वुमेन डे बनाया हमने, इंटरनेशनल वुमेन डे, ठीक है। और एक और डे बनाया हमने अभी हाल ही में 15 मार्च को बनाया था हमने वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे, ठीक है, विश्व उपभोक्ता जो राइट्स होते हैं, मतलब जैसे अधिकार दिवस डे, ठीक है। तो आपने इसके साथ साथ ये भी याद कर लेने, आपके 4 डे तो यहाँ पे कवर हो गए। वैसे मैंने आपको बोला था ना कि जब हम इस वीडियो को आगे आगे करते जाएंगे तो इस वीडियो में लास्ट तक जो है आपके मैं कम से कम 50, 60, 70 फैक्टर क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन में मैं ये कोशिश करता हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है सीखने को मिले, ठीक है। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसे एक कंट्री कैपिटल का डायरेक्ट क्वेश्चन मैंने डाल दिया था, वैसे मैंने आपको कंट्री कैपिटल इसमें करवाई भी है पीछे, जितने भी मेरे को मिले हैं करवाने के लिए। पर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है साउथ कोरिया की राजधानी कौन सी है? टोक्यो, सियोल, दोहा, अल्माटा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सियोल, ठीक है। और नॉर्थ कोरिया की अगर आपसे कोई पूछे नॉर्थ कोरिया की तो वो है प्योंगयांग, कुछ ऐसी जैसे है, ठीक है। और टोक्यो किसकी है? टोक्यो है जापान की, ठीक है। और दोहा है कतर की। अल्माटा एक सिटी है किसमें? ये है कजाकिस्तान में, ठीक है। और कजाकिस्तान की जो कैपिटल है वो आप मेरे को कमेंट में बताएंगे, ठीक है, कमेंट में, ठीक है।
ये मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर मेरे को लिखेंगे, ठीक है, कमेंट में। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की? अलेक्जेंडर पार्क्स, विलियम हार्वे, थॉमस एडिसन, कॉर्ल लैंडस्टीनर। देखो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विलियम हार्वे। चलो ये तो आंसर तो हमने जान लिया, पर रक्त परिसंचरण है क्या? रक्त परिसंचरण का एक्चुअल में मीनिंग ये है कि जो हमारा हार्ट है, हार्ट से जैसे ब्लड जाता है हमारे टोज़ में जाता है, हर हर एक टिश्यू में जा रहा है जो ब्लड जा रहा है हमारा, ठीक है। उसके बारे में राइट अप्रोच किसने पकड़ी थी? तो ये पकड़ी थी विलियम हार्वे ने। और उसने क्या राइट अप्रोच पकड़ी? उसने ये समझा कि जो हार्ट है, हार्ट से जो ब्लड जाता है उसमें ऑक्सीजन जाती है, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या बोलते हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ऑक्सीजन वाला ब्लड ले जाने का काम कौन करते हैं? वो करती हैं आर्टरीज। और ऑक्सीजन जब वहाँ पे जाके, जैसे टिश्यू हमारा पाँव का अंगूठा है, पाँव का अंगूठा तब काम कर रहा है जब उसको ऑक्सीजन मिल रही है, अगर नहीं मिलेगी तो सुन्न हो जाएगा थोड़ी देर में, ठीक है। तो जब वो ब्लड जो है यहाँ पे ऑक्सीजन को हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ से वो ब्लड फिर से हार्ट की ओर जाता है, तो उसको कौन ले जाता है? वेन्स, ठीक है। ऐसे जो सर्कल है हमारा, ये ब्लड का आना जाना ले जाना, ठीक है, इसको बोलते हैं हम ब्लड सर्कुलेशन, मतलब रक्त परिसंचरण, ठीक है। तो इसकी खोज किसने की थी? विलियम हार्वे। इसलिए ये वाला जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। समटाइम ईयर पूछ लेता है, 1628 में इसमें होगा। ये जो बाकी लोग हैं थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। अलेक्जेंडर पार्क्स कौन थे? देखो ये फर्स्ट ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम जो है ना प्लास्टिक, मैन मेड प्लास्टिक बनाई थी, मैन मेड प्लास्टिक। और उस प्लास्टिक का नाम था पार्किन। क्या नाम था? पार्किन। अच्छा, थॉमस एडिसन के बारे में तो ऐसा कोई व्यक्ति होगा नहीं जो जानता नहीं होगा, पर फिर भी मैंने कि मेन चीज़ बता देता हूँ कि जो हम डेली लाइट यूज़ करते हैं बल्ब, उसकी खोज किसने की थी? थॉमस अल्वा एडिसन ने। और इन्होंने अपनी ज़िंदगी में लगभग 1300 से ज़्यादा आविष्कार किए हैं, ठीक है, याद रखना है आपने। और कॉर्ल लैंडस्टीनर की बात करूँ तो ये इन्होंने ब्लड ग्रुप की खोज अगर किसने की थी तो वो कौन थे? कॉर्ल लैंडस्टीनर। तो 4 इन्वेंशंस और ये मैंने आपके इसमें भी डिस्कवरीज इसमें भी क्या कर दी? कवर कर दी, ठीक है। सो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट बट नॉट लिस्ट, हिमगंगा योजना किससे संबंधित है? देखो वहाँ पे लिखा हुआ है स्कीम्स एंड पॉलिसीज, मैंने क्वेश्चन वहाँ से उठाया हुआ। दूध, बर्फ, शहद, नदी। देखो पेपर में क्वेश्चन क्यों कैसे आते हैं आपको? जो चीज़ें एक्चुअल में कहीं ना कहीं करंट में घूम रही होती हैं वही आपको स्कीम्स, तो हिमाचल में कम से कम 60 स्कीम्स हैं टोटल। बट अगर मैं बात करूँ कि अगर आपको पेपर में जो आनी है वो आएगी आपको जो करंट में घूम रही है। तो ये न्यूज़ अभी थोड़ी दिनों पहले जो है करंट में रही हुई है, तो इसलिए मैंने इस चीज़ को यहाँ से उठाया हुआ, ठीक है। तो हिमगंगा योजना किससे संबंधित है? दूध से संबंधित है। इसका जो मेन टारगेट है, इसमें 500 करोड़ का बजट है कि हमारे जो जितने पशुपालक हैं या दूध को बेचने वाले डेयरी वाले हैं, इनके ऊपर लगाया जाएगा, ताकि हम एक अच्छा खासा डेयरी व्यापार जो है हिमाचल में डेयरी व्यापार एस्टाब्लिश कर सकें, ठीक है। और हाल ही में जो बजट पास हुआ है उसमें बताया भी गया है कि काऊ और बुफेलो दोनों के मिल्क के ऊपर जो है एमएसपी दिया गया है। एमएसपी होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य, मतलब इससे कम आपका दूध नहीं बिकेगा। तो जो गाय का दूध है उसको 45 से 51 कर दिया गया है, और बुफेलो को 55 से 61 कर दिया गया है, ठीक है। और अभी हमीरपुर में एक मिल्क चिलिंग सेंटर भी खुला है। मिल्क चिलिंग मतलब दूध को ठंडा करने वाला एक संयंत्र, प्लांट, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। आपका एक लाइक ही मुझे मिलता है, ठीक है। और मैं इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत मेहनत करता हूँ आपके लिए, तो अगर आप एक लाइक करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो जरूर लाऊंगा, ठीक है। सो आई होप ये मॉक टेस्ट जो है आपने अच्छे से किया होगा और आप अपना स्कोर जो है मुझे कमेंट में बताएंगे, ठीक है। सो थैंक यू। जब तक अगली वीडियो नहीं आती है तब तक जय हिंद जय हिमाचल। आप अपना ध्यान रखेंगे, ठीक है।